बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट को, दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो दो तरीक़ों से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, एक्सरसाइज 10.4 में से। अब दो वेक्टर है, पहले इन वेक्टर को मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है A1 I, यानी पहला कंपोनेंट आई का कंपोनेंट, फिर उसके बाद A2J सेकंड कंपोनेंट, A3K थर्ड कंपोनेंट। B एक और वेक्टर है और उसका पहला कंपोनेंट B1I, B2J एंड B3K, तीन कंपोनेंट है, यानी 3 डायमेंशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने फाइंड करना है A क्रॉस B, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो मैंने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, I कंपोनेंट, फिर उसके बाद ये J कंपोनेंट और लास्ट वाला जो है वो K कंपोनेंट। पहले रो में आपने I J K लिखना है, I J K। अब इसके बाद जो वेक्टर है वो A है, पहला वेक्टर क्या है, A वेक्टर। तो A का पहला कंपोनेंट क्या होगा, I के नीचे A1। फिर उसके बाद क्योंकि पहले जो है यानी सेकंड रो में आपने पहले वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है I J K के। सो A मेरे पास है, सो I A1, फिर उसके बाद आ जाएगा A2 और फिर आ जाएगा A3। अब इसके बाद B है, B वेक्टर के I J K कंपोनेंट आपने I और J और K के नीचे लिखना है। सो ये हो जाएगा B1, ये B2 और ये B3, और ये डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पे जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा तो मैं रो के लिहाज से डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, और ये मेरे पास है रो, इस रो के लिहाज से मैंने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अगर मैं पहला एलिमेंट I उठाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट बनेगा 2 क्रॉस 2 का। अब यहाँ पे देखें, अगर I कंपोनेंट में उठाता हूँ तो ये पहला रो जो है ये इग्नोर करेंगे, और जो पहला कॉलम होगा जिससे आपने एलिमेंट उठाया हुआ है वो कॉलम आप इसमें से इग्नोर कर देंगे। बाकी टर्म बच जाएंगे A2, A3 और B1, B2 एंड B3। अब इसके बाद मैं सेकंड कंपोनेंट J के लिहाज से, सेकंड कंपोनेंट J के लिहाज से, तो पहला कंपोनेंट के साथ आपके पास प्लस आएगा, फिर उसके बाद माइनस, और ये J आ गया। सेकंड कंपोनेंट जो है रो का वो मेरे पास J है, तो अब जो J जो जिस पॉइंट पे है वो कॉलम नंबर 2 जो है ये इग्नोर करेंगे, और इसके अलावा जो टर्म बच जाएंगे वो क्या है, A1 और B1। यहाँ पे मेरे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो है A1 B1, और ये टर्म बच गया A3 B3। अब इसके बाद हम K को उठाएंगे, तो K वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कॉलम है ये कंप्लीट ये इग्नोर करेंगे, और हमारे पास बच जाएंगे A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पे प्लस K आ जाएगा, और ये हो जाएगा A1 B1 A2 B2। अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तो जब 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है लीडिंग एलिमेंट, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये हो जाएगा A2 B3। अब इसके बाद जब ये डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक माइनस साइन उससे पहले आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, A3 B2। फिर ये माइनस साइन जो है ये अपनी जगह पे, ये माइनस J अपनी जगह पे, और उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये I यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो I है ये लिख दिया, माइनस J। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा A1 B3, फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा उससे पहले माइनस साइन आएगा A3 B1। अब ये जो प्लस है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया K अपनी जगह पे, और इन दोनों का अब इसका डिटरमिनेंट होगा।
सो A1 B2 माइनस A2 B1, ये मेरे पास आ गया A क्रॉस B। हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से फाइंड करेंगे और आप आंसर को देखेंगे, ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा और आई जे के साथ है। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास एक वेक्टर होगा। एक्सरसाइज 10.4 में हमने ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। हमारे पास है ए और बी, दो वेक्टर हमें गिवन है। वेक्टर अगर इस तरीके से मिल जाए, दोनों का तरीका सेम होगा। अगर ये वेक्टर अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 -6 एंड 2, और बी वेक्टर जो है वो ये -2 3 एंड -1। अगर वेक्टर नोटेशन ये है या ये वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। पहले रो में आपने आई जे और के लिखना है। अब इसके बाद आपने कंपोनेंट लिखना है। अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4, ये जे कंपोनेंट -1 और ये 2 है, बी कंपोनेंट -2 +3 एंड -1। अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो आपने सिंपल यही नंबर उठा के आपने ए की जगह, क्योंकि पहले एन आता है तो फिर ए के आपने कंपोनेंट आई जे के कंपोनेंट लिखना है, और अगर बी है उसके बाद बी है तो बी कंपोनेंट लिखेंगे। ये रो के लिहाज से करेंगे, यानी ये कंप्लीट आपके पास एक रो है तो इसमें हमारे पास आई जो है वो हम पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास जो टर्म बचेगा यानी ये इग्नोर हो जाएगा, ये कंप्लीट। तो -6 3, ये -6 3 2 -1, फिर -j और सेकंड जो है वो मेरे पास ये इग्नोर होगा कॉलम और ये पॉइंट इग्नोर हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 4 -2 2 -1, फिर उसके बाद प्लस के के लिहाज से हमारे पास ये इग्नोर हो जाएगा। सो 4 -2 और ये -3 और -6 -3, ये हमने यहाँ पे आई जे के जो है वो 2 × 2 का हमारे पास डिटरमिनेंट बन गया। तो अब इस डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। आई अपने जगह पे और -6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एक माइनस आ जाएगा, फिर -j 4 को -1 के साथ -4 और इसको +4 प्लस के 2 को ये 12 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक माइनस और आ जाएगा 12 हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0i -0j एंड +0k। सो ए क्रॉस बी जो है वो आ गया 0 वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे वेक्टर के बारे में ये जो 10.4 एक्सरसाइज है इसमें से हमें कुछ थ्योरी की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। द वेक्टर ए क्रॉस बी इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ए जो है वो बी को ऑर्थोगोनल है, यानी ए और बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, या ए और बी जो है वो आपस में 90 का एंगल बना रहा है। तो ऑर्थोगोनल ए क्रॉस बी, यानी जो हमने अभी ए क्रॉस बी फाइंड किया उस ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा, वो वेक्टर अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाए तब भी आंसर 0 होगा। अगर वो ए क्रॉस बी वेक्टर जो आंसर आ रहा है अगर वो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इज़ ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये एक वेक्टर बनेगा, ये कंप्लीट एक वेक्टर बनेगा, ऑर्थोगोनल होगा टू बोथ ए एंड बी, यानी इसका मतलब ये है इनका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ए के साथ और बी के साथ 0 होगा। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर था जो डॉट प्रोडक्ट था वहाँ पे हमने एंगल फाइंड किया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। हम उसी तरीके से भी एंगल फाइंड कर सकते हैं और इस मेथड से भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें या क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई एक आपने यूज़ करना है। सो एफ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ए बी के बीच में अगर ये थीटा एंगल है सो देन ए क्रॉस बी क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, जो ए क्रॉस बी हमने अभी फाइंड किया से पहले, उसी का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। यानी जो आपके पास ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड किया था आई जे और के लिहाज से A1 A2 A3
B1 B2 B3, यहाँ से जो आंसर आपके पास आता है उसी का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। इज इक्वल टू क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन टीटा, यानी ए वेक्टर का अलहदा मैग्नीट्यूड होगा, बी का अलहदा मैग्नीट्यूड होगा, इंटू साइन टीटा उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसमें से एंगल फाइंड कर सकते हैं कि साइन टीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो और एंगल आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो ये टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, ये एंगल आ जाएगा यहाँ से। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया तो आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा। हमने डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ जो है वो आई जे के लिहाज से हमने वो सॉल्व किए थे। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ, ये आई, ये जे और ये के है। तो अब अगर मैं इनका आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई का जे के लिहाज से, और ये क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएगा। सो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर आएगा के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, और ये क्लॉकवाइज जाएगा। जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर आएगा आई, जे का के साथ आंसर आएगा आई, और के का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आई के साथ आंसर आएगा जे। ये क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू आपके पास ये आंसर आएंगे। जब भी आप काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी आप इस डायरेक्शन के बजाय आप यूं जाएंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूं, तो फिर आपके पास माइनस साइन आएगा साथ में। यानी आई का के साथ जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो माइनस जे के साथ होगा। आई क्रॉस के, यहाँ पे देखिए आई क्रॉस के इज़ इक्वल टू माइनस जे। के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ माइनस आई आना चाहिए, और इसी डायरेक्शन में जब जाएगा जे का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के आंसर आना चाहिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉजिटिव आंसर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन जो है इसका आंसर माइनस में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम अगर ए क्रॉस बी नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमें गिवन होंगे। ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर उसी को एरिया को ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बन जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, जो लाइन एल की एक लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, और टीटा जो है वो पी क्यू और पी आर जो है वो इसके बीच में हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ करता हूँ, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है पी, ये मेरे पास है क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, और यहाँ पे मेरे पास आर पॉइंट है। यहाँ से मैं इसको लाई कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, अब मेरे पास ये एंगल आ गया, पी क्यू और पी आर 2 वेक्टर आ गए आपके पास। तो हमारे पास d इज़ इक्वल टू पी आर मैग्नीट्यूड साइन टीटा, तो डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी आर। जिस तरीके से हम साइन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, जो लास्ट में फार्मूला होगा, पी क्यू एक वेक्टर है, पी आर एक वेक्टर है, पी क्यू और पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड को या तो पी क्यू से डिवाइड करें इस पॉइंट से, या इस पी आर से डिवाइड कर दे, आपके पास वो डिस्टेंस देगा। ये 10.4 एक्सरसाइज की मैंने 2-3 क्वेश्चन को आपस में मिला के, इससे मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है 15 से लेकर 18, और 18 से आगे अनवर्ड जो है वो यही चीज़ उसमें यूज़ हुआ है। तो मैंने इनको ABCD 3-4 पार्ट में मैंने इसको कंबाइन कर दिया यहाँ पे।
फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द प्लेन डिटरमिन्ड बाय पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें गिवन है, हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है इस पी क्यू आर को टू द प्लेन जो है। प्लेन के अंदर हमारे पास पी क्यू आर पॉइंट है, उन पॉइंट से हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन को। बी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एक अलग क्वेश्चन था, इसमें मैंने मिक्स कर दिया पी क्यू आर के लिहाज से। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू लाइन थ्रू क्यू आर। यानी हमारे पास पी जो है वो मेन पॉइंट होगा और क्यू और आर के लिहाज से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, पी और क्यू के लिहाज से ये पी क्यू मेरे पास एक वेक्टर आएगा और इसका मतलब क्या है कि क्यू में से पी को माइनस करते हैं, सो अब वेक्टर होगा। तो क्यू में से पी को माइनस करते हैं तो आपके पास क्यू क्या है 2, सो ये आ जाएगा आपके पास जो कंपोनेंट है 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद से काम आ जाएगा और 5 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर काम आ जाएगा और 1 में से -2 को माइनस करेंगे, सो 1 में से -2 को माइनस करेंगे। अब ये कंप्लीट एक वेक्टर जो है आपके पास ये बन गया। तो ये हो जाएगा आपके पास पी क्यू वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा -1 कामा 5 में से 1 माइनस होके 4 और 1 और ये माइनस इंटू माइनस +2, सो 1 + 2 3। तो ये एक वेक्टर आ गया मेरे पास। इसी तरीके से मैंने P और R के लिहाज से फाइंड करना है, तो मैं P और R के लिहाज से अब डायरेक्ट लिखूँगा, यानी R में से P को माइनस करूँगा, सो -1 - 3 इज़ -4 कामा 4 - 1 इज़ 3 और 2 इंटू -2 इज़ 4। सबसे पहले दो वेक्टर आ गए। वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है कि हमने P Q और इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा P R के साथ और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा I J K। पॉइंट लिखता हूँ P Q के पहले P Q लिखा हुआ है, तो P Q की वैल्यू है -1 4 और ये 3, ये -4 3 और 4। ये मेरे पास P Q और P R का जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। I के लिहाज से होगा = I, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 16, फिर माइनस साइन आ जाएगा, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 9। फिर उसके बाद जे के लिहाज से ये वाला कंपोनेंट तो -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 और एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो +12। फिर उसके बाद प्लस के और -1 को 3 के साथ तो -3 और माइनस और एक माइनस फार्मूले का तो प्लस और 4 4 16। सो मेरे पास आ जाएगा P Q क्रॉस P R जो है, जो वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा 16 - 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 I। फिर -12 - 4 इज़ 8, तो -8 J और 16 में से 3 को माइनस करेंगे सो +13 K। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आ रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 पार्ट ए हमने सॉल्व किया कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए हमने दो पॉइंट से दो वेक्टर बनाए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया। तो जब भी हमने किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है, आंसर आ गया। उसका वेक्टर हमने फाइंड करना था।
अब बी पार्ट के लिए हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी पी क्यू और पी आर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है कि आप 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस 64 प्लस 169 और 282 अंडर रूट। सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट क्या है, फाइंड। सी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो है पी क्यू क्रॉस पी आर, मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दे। सो आपके पास क्या है कि 282 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ये आंसर आ गया सी पार्ट का। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस जो है वो फार्मूला क्या है, पी क्यू पी आर का जो है मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई पी क्यू मैग्नीट्यूड, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी क्यू पी आर का मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है, वो है 282 अंडर रूट। ये तो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कि पी आर पी क्यू मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया हुआ है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो पी क्यू के पास ये है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो -1 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लेता हूँ कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो होगा वो है -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 16 प्लस 9। तो 1 प्लस 9 इज़ 10, 10 26 आ जाएगा अंडर रूट। तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे 26 अंडर रूट पुट कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाएगा इसमें